नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु बाय जेवी रमन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है लाल किताब। आज मैं आपको वो सब बताऊंगा जो बेसिक रूल्स है लाल किताब के, जिसको जानने के बाद आप ये बता सकिएगा कि ग्रहों की किसी भी कुंडली में लाल किताब के अनुसार ग्रहों की स्थिति क्या होगी, ग्रह कैसा होगा, कैसा फल देगा। विश्लेषण करने में, सटीक विश्लेषण करने में आपको बहुत आसानी होगी। यहां मैं उपाय नहीं बताऊंगा कि क्या उपाय करना, लेकिन मैं उपाय बताऊंगा कि किसके लिए किस चीज का उपाय करना है। उपाय मैं बाद में बताऊंगा। हर ग्रह का हर भाव में क्या उपाय होगा ये मैं वीडियो बाद में बनाऊंगा। यहां मैं आपको बताऊंगा पक्का घर, लाल किताब में पक्का घर क्या होता है, 100 ग्रह क्या होता है, उच्च ग्रह कब होते हैं, नीच का कब होता है, दृष्टि क्या होती है, पूर्ण दृष्टि 100%, 50%, 25% दृष्टि कब होती है। सोया घर बताऊंगा, सोया ग्रह बताऊंगा, ग्रहों की मित्रता और शत्रुता बताऊंगा, ग्रहों की टक्कर बताऊंगा, किस्मत का ग्रह बताऊंगा जिसको आप जान के अपने भाग्य को जगा सकते हैं, आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं, आप अपने समय को बेहतरीन कर सकते हैं। और भी बहुत कुछ मैं इसमें बताऊंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको बहुत ही सरलतम भाषा में समझा सकूं, बहुत ही साधारण तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो मैं आपसे एक उम्मीद भी करूंगा कि आप बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि संपूर्ण ज्ञान आपको मिले। और मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन, जिसको घंटी का बटन भी कहते हैं, दाबना ना भूलें ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आप तक पहुंचे और आप हमारे चैनल पर अप टू डेट रहें। तो आइए अब आते हैं टॉपिक पे। देखिए, सारा चीज मैं आपको ग्राफिक्स में दिखाऊंगा और लास्ट में मैं आपको एक एग्जाम्पल पे सब चीज का विश्लेषण करके दिखाऊंगा ताकि आप पूर्णतः समझ जाएं। तो आइए अब टॉपिक पे आते हैं। अब देखिए, लाल किताब के अनुसार पक्का घर क्या होता है। हर ग्रह का कोई पक्का घर होगा। देखते हैं कौन सा घर किस ग्रह का पक्का घर होता है। देखिए, पहला घर सूर्य का पक्का घर होगा, दूसरा बृहस्पति का, तीसरा मंगल का, चौथा चंद्रमा का, पांचवा बृहस्पति का, छठा बुध और केतु दोनों का पक्का घर होता है, सातवां बुध और शुक्र दोनों का पक्का घर होगा, आठवां मंगल और शनि दोनों का पक्का घर होगा, नौवां बृहस्पति का पक्का घर होगा, 10वां शनि का पक्का घर होगा, 11वां बृहस्पति का पक्का घर होगा और 12वां बृहस्पति और राहु दोनों का पक्का घर होगा। अब एक चीज जान लीजिए, कोई भी ग्रह अगर अपने पक्के घर में होगा तो वह बहुत अच्छा फल देगा, शुभ फल देता है वो। अब देखिए, 100 ग्रह कब होगा, घर कोई भी ग्रह 100 ग्रह कब होगा, यानी अपने घर में कब होगा। मंगल, पहला घर में मंगल 100 ग्रह होता है, दूसरा में शुक्र, तीसरा में बुध, चौथा में चंद्रमा, पांचवा में सूर्य, छठा में फिर से बुध, सातवां में शुक्र, आठवां में मंगल, नौवां में बृहस्पति, 10वां और 11वां में दोनों में शनि 100 ग्रह होता है और 12वां में बृहस्पति 100 ग्रह होगा। अगर कोई भी ग्रह 100 ग्रह होगा, अपने घर में होगा, तो वो अच्छा फल देगा, शुभ माना जाएगा। अब ग्रह उच्च का कब होता है। पहले घर में सूर्य उच्च का होता है, दूसरे घर में चंद्रमा उच्च का होता है, तीसरे घर में राहु उच्च का होता है, चौथे घर में अगर बृहस्पति बैठा हुआ होगा तो वो उच्च का हो, पांचवें घर में कोई भी ग्रह उच्च का नहीं होता है, छठे में बुध उच्च का होता है, सातवें में शनि उच्च का होता है और आठवां में कोई ग्रह उच्च का नहीं होगा, नौवां में केतु उच्च का होता है, 10वां में मंगल उच्च का होता है, 11वां में फिर कोई ग्रह उच्च का नहीं होगा और 12वां में शुक्र उच्च का होता है। अगर कोई ग्रह अपने उच्च स्थान पे
बैठा होगा, अगर वो उच्च ग्रह होगा तो वो शुभ फल देगा। नीच ग्रह, उच्च ग्रह से जस्ट उल्टा होता है नीच ग्रह, यानी अपने से 7वें घर में, जहां उच्च पे है वहां से 7वें घर में नीच का हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। पहले घर में शनि नीच का होगा, दूसरे घर में कोई भी ग्रह नीच का नहीं होगा, तीसरे घर में केतु नीच का होगा, चौथे घर में मंगल नीच का होगा, 5वें घर में कोई ग्रह नीच का नहीं होगा, छठा में शुक्र नीच का होगा, 7वां में सूर्य नीच का होगा, 8वां में चंद्र नीच का होगा, 9वां में राहु नीच का होगा और 10वां में बृहस्पति नीच का होगा। 11वां में फिर कोई ग्रह नीच का नहीं होगा और 12वां में बुध नीच का होगा। तो आप अगर देखिएगा तो जहां उच्च का था उससे 7वें घर में नीच का हो गया। जैसे सूर्य पहले घर में उच्च का था और 7वां में नीच का हो गया, उसी तरह शनि 7वां में उच्च का था, पहला में नीच का हो गया। तो यही है, इसको आपको याद रखना है। और अगर कोई ग्रह नीच होगा तो वो खराब फल देगा, अशुभ माना जाएगा। तो उसका उपाय क्या करिएगा? उस घर का जो भी मालिक होगा, स्वामी, उस घर का जो स्वामी होगा, यानी जो स्वगृह उसका जो होता है वही उसका स्वामी होता है। अपने घर में जो बैठता है, जो आपको स्वगृह बताएं, यानी वो स्वामी भी है उस घर का, क्योंकि मंगल अपने घर में बैठा हुआ यानी उस घर का स्वामी है। इसका मतलब स्वगृह में यही समझाया गया था। तो उस घर के स्वामी जिस घर में बैठा हुआ होगा उस घर का उपाय करना है, उस भाव का उपाय करना है। यानी मान लीजिए आपको, मान लेते हैं कि पहला घर मंगल का होता है और यहां शनि नीच का बैठा हुआ है, देखिए, और मंगल 11वें भाव में मान लीजिए बैठा हुआ है। तो आपको मंगल का उपाय करना है और मंगल के 11वें भाव का जो लाल किताब में उपाय है उसको करना है, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगले वीडियो या उसके बाद आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो मुझे उम्मीद है यहां तक आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको दृष्टि के बारे में बताऊंगा। पूर्ण दृष्टि, जिसको 100% दृष्टि कहते हैं, कैसे होता है। देखिए, यहां एक चीज ध्यान रखना है, ग्रहों की दृष्टि नहीं होती है, भाव की दृष्टि होती है। उस भाव में जो भी ग्रह बैठा हुआ होगा उसकी दृष्टि वही होगी जो उस भाव की दृष्टि होगी। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, पहले भाव की दृष्टि 7वें भाव पे होगी, पूर्ण दृष्टि, यानी पहले घर की दृष्टि 7वें घर पर होगी। अगर पहले घर में कोई भी ग्रह होगा तो वो 7वें भाव के ग्रह को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। चौथे घर की दृष्टि 10वें घर पे होगी और 8वें घर की दृष्टि, उल्टी दृष्टि इसको कहते हैं, दूसरे घर पे होगी। यानी इस घर में जो भी ग्रह बैठेगा उसकी दृष्टि उस भाव में जो ग्रह बैठेगा उस पर होगी। यहां उल्टा नहीं चलता है कि अगर 4 का 10 में दृष्टि है तो 10 का 4 में दृष्टि होगा, ये चीज नहीं है। यहां सिर्फ है जो चीज बताया गया वही है। अब आइए देखते हैं 50% दृष्टि कब होगी। तीसरे भाव की दृष्टि, आधी दृष्टि जिसको कहते हैं, 50% दृष्टि 9वें और 11वें भाव पर होगी। 5वें घर की दृष्टि 9वें भाव पे होगी और ये आधी दृष्टि कहलाएगी। अब देखते हैं 25%, 1/4 दृष्टि जिसको कहते हैं, वो कैसे बनती है। दूसरे भाव की दृष्टि 6ठे भाव पे
होगी और वो 1/4 होगी, 25% दृष्टि होगी। और छठे भाव की दृष्टि 12वें भाव पे होगी, यानी छठे घर की दृष्टि 12वें घर पे होगी और 8वें घर की भी दृष्टि 12वें घर पे होगी। ये दृष्टि 25% हो रही है। कुछ नियम और है। अगर शनि छठे भाव में बैठा हुआ है, यानी 6 घर में बैठा हुआ है, छठा घर में, तो उसकी पूर्ण दृष्टि दूसरे घर पे होगी। बुध अगर 12वें घर में बैठा हुआ है तो उसकी पूर्ण दृष्टि छठे घर पे होगी। और अगर बुध 9वें घर में बैठा हुआ है तो उसकी पूर्ण दृष्टि तीसरे घर पे होगी। ये कुछ स्पेशल नियम है। तो आइए अब इसको मैं एक टेबल के तौर पे आपको समझाता हूं, जो कि बहुत आसान हो जाएगा किस पे कौन कौन सा दृष्टि होता। देखिए, पहले घर पे किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं होगी। दूसरे घर पे 8वें घर में बैठे ग्रह की ही दृष्टि हो सकती है और किसी की दृष्टि नहीं होगी, और वो भी पूर्ण दृष्टि होगी 100%, बाकी कोई दृष्टि नहीं होगी। तीसरे घर पे कोई दृष्टि नहीं होगी, किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं हो सकती। चौथे और 5वें घर पे भी किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं हो सकती है। छठे घर पे दूसरे घर की 1/4 25% दृष्टि होगी। छठे घर में अगर दूसरे घर में कोई ग्रह बैठा हुआ तो दूसरे घर में जो ग्रह बैठा हुआ होगा उसकी 1/4 दृष्टि होगी। 7वें घर में पहले घर की पूर्ण दृष्टि होगी, 100% दृष्टि, और कोई दृष्टि नहीं होगी। 8वें घर में फिर कोई दृष्टि, किसी भी ग्रह की दृष्टि पड़ ही नहीं सकती। 8वें घर में अगर कोई ग्रह बैठा होगा तो उस पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ती। 9वें घर में तीसरे और 5वें घर के में बैठे हुए ग्रह की आधी दृष्टि होगी, 50%। 10वें घर में चौथे घर में बैठे हुए ग्रह की पूर्ण दृष्टि होगी। 11वें घर में तीसरे घर के में बैठे हुए ग्रह की आधी दृष्टि होगी। और 12वें घर में छठे और 8वें घर में बैठे हुए ग्रह की 1/4 यानी 25% दृष्टि होगी। तो ये मैं शॉर्ट में आपको ये इसका सारांश दिखा दिया कि किस पर किसकी क्या दृष्टि पड़ती है। तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए आगे देखते हैं। अब देखिए, सोया घर क्या होता है। जो भाव या जो घर खाली होगा, जिस घर में कोई भी ग्रह नहीं होगा और उस घर पर किसी भी ग्रह की दृष्टि भी नहीं पड़ेगी, तो वह घर सोया हुआ घर कहलाएगा। इसका उपाय क्या है? उस घर के स्वामी का उपाय करना है। वो जिस भाव में बैठा हुआ होगा उस घर का स्वामी, उस स्वामी के उसी भाव का उपाय करना होगा। यानी अगर पहला घर सोया हुआ है और पहला घर का स्वामी मंगल 11वें घर में बैठा हुआ है, तो मंगल के 11वें भाव का आपको घर का उपाय करना होगा। जो भी उपाय होगा ये बाद में मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो आप दृष्टि देखे थे, तो मैं इसको भी आपको शॉर्ट में बता देता हूं। पहला घर, तीसरा घर, चौथा घर, 5वां घर और 8वां घर अगर ये खाली है तो ये सोया घर कहलाएगा। अगर इसमें कोई भी ग्रह नहीं बैठेगा तो ये सोया घर कहलाएगा, क्योंकि इन सब घर पे किसी भी ग्रह, किसी भी भाव की या किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ सकती। दृष्टि में भी आपको मैं बताया था। अब आगे देखते हैं। दूसरे घर, अगर दूसरा घर खाली है तो उसके लिए सोया घर, अगर वो दूसरा घर सोया घर कब होगा? जब वो खाली होगा और 8वां घर भी साथ में खाली होगा। ये चीज ध्यान रखिए, क्योंकि 8वें घर की दृष्टि दूसरे घर पे पड़ती है, इसलिए। छठा घर खाली। अब आइए, छठा घर, अगर छठा घर को सोया घर होना है तो छठा घर को खाली है और दूसरा घर को भी खाली होना जरूरी है, क्योंकि दूसरे घर की 1/4 दृष्टि
छठे घर पे पड़ रही है। इसीलिए अगर दोनों खाली होगा, छठा और दूसरा, तो छठा घर आपका सोया घर हो जाएगा। सातवां घर सोया कब होगा? जब उसमें कोई ग्रह नहीं होगा और पहला घर खाली होगा, क्योंकि पहले घर की पूर्ण दृष्टि पड़ती है सातवें घर पे। अब देखिए नौवां घर सोया कब होगा? जब वो घर खाली होगा, उसमें कोई ग्रह नहीं होगा, और तीसरे और पांचवां जो घर होगा वो भी खाली होना चाहिए, क्योंकि तीसरे और पांचवें घर की आधी दृष्टि पड़ती है नौवें घर पर। 10वां घर सोया कब होगा? जब चौथा घर खाली होगा, क्योंकि चौथे घर की पूर्ण दृष्टि 10वें घर पे पड़ती है। तो यानी 10 और 4 दोनों खाली होगा, तो 10वां घर सोया घर हो जाएगा। 11वां घर सोया कब होगा? जब 11 और 3 दोनों घर खाली मिलेगा, कोई ग्रह नहीं होगा, तो 11वां घर सोया होगा, क्योंकि तीसरे घर की आधी दृष्टि 11वें घर पे पड़ती है। 12वां घर सोया कब होगा? जब छठा और 8वां दोनों खाली होगा, और 12वां को तो खाली होना ही है। जब 12वां, पहले तो इसी तरह देखेंगे, जब तक खाली नहीं होगा तो सोया हो नहीं सकता है। अगर कोई ग्रह आ गया तो 12वां घर जब खाली होगा तभी हम चेक करेंगे सोया घर है कि नहीं। तो देखना होगा कि छठा और 8वां घर खाली होना चाहिए, क्योंकि छठे और 8वें घर की 1/4 25% दृष्टि पड़ रही है 12वें घर पे। अब देखिए सोया ग्रह कैसे निकालेंगे। अगर कोई भी ग्रह अपने पक्का घर में होगा, या 100 गिरी होगा, या उच्च में बैठा होगा, तो वो कभी भी सोया नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा। अगर पहला नियम में आ जाता है तो वो घर कभी सोया नहीं होगा। अब दूसरा नियम क्या है? अगर 10वां भाव खाली होगा, तो दूसरा भाव में जो भी ग्रह होगा वो सोया हुआ होगा, लेकिन पक्का घर में नहीं होना चाहिए दूसरा वाला। ये सब ध्यान रखना होगा। अगर पहला क्राइटेरिया आ जा रहा तो फिर वो दूसरा, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, सोया नहीं आएगा। अब अगर दूसरा भाव खाली होगा तो 9वां और 10वां भाव में जो भी ग्रह होगा वो सोया ग्रह कहलाएगा, आप रूपी। बाकी फिर कुछ नहीं चेक करना है। अगर पहला स्टेप पक्का घर में नहीं है, या 100 ग्रह नहीं है, या उच्च नहीं बैठा हुआ है, तब अगर वहां भी अगर पक्का घर में कोई ग्रह बैठ जाता है, तब फिर यह नियम लागू नहीं होगा। तीसरा, यदि किसी घर कोई भी ग्रह की दृष्टि में कोई भी ग्रह नहीं हो, यानी जिस ग्रह की कहीं दृष्टि पड़ रही है वो उस जगह पर कोई ग्रह नहीं, और कोई भी ग्रह की दृष्टि उस ग्रह पर भी ना हो, तो वह सोया हुआ ग्रह कहलाएगा। तो ये जो अभी आपको हम बताएं, इसका मैं आपको शॉर्ट में एक बता देता हूं, चार्ट बना के। देखिए, पहले घर में कोई भी ग्रह सोया कब होगा? जब वो 7वां घर खाली होगा। दूसरा घर में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वो सोया कब होगा? जब 8वां और 6ठा खाली होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर 10वां घर खाली मिल जाता है तो फिर वो सोया हो गया, फिर कुछ नहीं देखना है, फिर ये कंडीशन को देखना ही नहीं है। लेकिन अगर दूसरे घर में भी अगर आप देख लिए, अगर 100 ग्रह बैठ गया है, तो फिर सोया नहीं कहलाएगा वो। मान लीजिए 2 ग्रह दूसरे घर में बैठ जाए, शुक्र और केतु, तो शुक्र 100 ग्रह होता है दूसरे घर में, तो वो सोया नहीं कहलाएगा, लेकिन केतु सोया हुआ कहलाएगा, क्योंकि वो तो 100 ग्रह है नहीं, ऊंच में भी नहीं है और पक्का घर भी नहीं है उसका। इसीलिए अब तीसरा घर में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वो सोया कब होगा? जब 9वां और 11वें घर में कोई ग्रह नहीं होगा। चौथा अगर सोया होगा, चौथे में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है, वो सोया कब होगा? जब 10वां घर में कोई ग्रह नहीं बैठा होगा, यानी 10वां घर खाली होगा तभी हो सकता। 5वां घर में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ होगा
तो वो ग्रह सोया तब होगा जब 9वां घर में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ होगा, ये चीज याद रखिए। छठा घर सोया हुआ कब होगा? जब दूसरा और 12वां घर खाली होगा। छठा घर में जो ग्रह बैठा हुआ है उस सोया ग्रह कब कहलाएगा? जब दूसरा और 12वां घर में कोई ग्रह नहीं होगा। सातवां घर में कोई ग्रह बैठा हुआ सोया ग्रह कब कहलाएगा? जब पहला घर खाली होगा। आठवां घर में जो ग्रह बैठा होगा उसको सोया ग्रह कब कहेंगे? जब दूसरा और 12वां घर खाली होगा, वहां कोई ग्रह नहीं होगा। नौवां घर को सोया हुआ ग्रह कब बोलेंगे? 9वां घर में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उसको सोया हुआ कब बोलेंगे? सोया ग्रह कब कहलाएगा? जब तीसरा और 5वां खाली होगा, वहां कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ होगा। तो 10वां घर में अगर कोई ग्रह बैठता है तो वो सोया हुआ तब होगा जब चौथा घर खाली होगा, वहां कोई ग्रह नहीं होगा तब। 11वां घर में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वो सोया ग्रह कब होगा? जब तीसरा घर खाली होगा। 12वां घर सोया हुआ में जो भी ग्रह है वो सोया हुआ कब होगा? जब छठा और 8वां दोनों खाली होगा, तब होगा। तो ये शॉर्ट था, आप इसी से चेक कर लीजिएगा। जो कुंडली में आपका जिस घर में ग्रह बैठा हुआ देख लीजिए, उसके सामने उसके रिलेटेड ग्रह घर में अगर कोई ग्रह नहीं है तो वो सोया ग्रह हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब एक चीज और जान लीजिए, सोए घर का उपाय कब करिएगा? जब वो ग्रह शुभ होगा तभी। अशुभ होगा तो उसको सोने दीजिएगा, नहीं तो वो अशुभ फल देगा। ये सब कुछ चीज आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कोई चीज खराब है, अगर वो सो रहा है तो सोए रहने दीजिए, उसको जगाने की जरूरत नहीं। ये सब चीज ध्यान में रखना है। अब आइए देखते हैं कि ग्रहों की मित्रता कैसे है, आपस में क्या संबंध है, किस ग्रह के किस ग्रहों के साथ आपसी मित्रता क्या है। तो आपको चार्ट दिख रहा होगा, सिंपल है, आप उसको देख के भी समझ जाइएगा। सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति के साथ मित्र है। सूर्य, शुक्र, शनि, राहु और केतु के साथ शत्रुता है, और बुध के साथ सम है, यानी कि न मित्र है न दोस्त, न दुश्मन है न दोस्त है, न शत्रु है न मित्र है, बराबर का रिलेशन है। उसी तरह चंद्रमा का भी आप 9 ग्रह का देख रहे हैं, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। अब देखिए, इससे और जो आप पक्का घर देखें, 100 ग्रह देखें और उच्च घर, नीच घर, ये सब देखें, तो ये मिला के मैं आपको टेबल बता देता हूं कि कौन सा घर में वो कौन सा ग्रह शुभ फल देगा। लेकिन इसमें एक नियम और है जिसको मैं इस चार्ट के बाद आपको बताऊंगा। कौन सा मध्यम सामान्य फल देगा, यानी जब सम होगा तो सामान्य फल देगा, कौन सा अशुभ फल देगा, कौन सा शुभ फल देगा। तो ये चार्ट भी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य पहला, चौथा, 5वां, 8वां, 9वां और 12वां घर में शुभ होता है। दूसरा, 7वां, 10वां और 11वां घर में अशुभ फल देगा, और तीसरा और छठा घर में सामान्य होता है, न अच्छा देगा न बुरा देगा। तो इसी तरह सभी ग्रहों का है। इसके बारे में आप पॉज करके इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बारे में ज़्यादा बताने से समय की बर्बादी है, आप लोग खुद ही समझ जाइएगा। लेकिन एक चीज याद रखिए, कोई ग्रह अगर शुभ फल दे रहा है और मित्र ग्रह के साथ बैठा हुआ तो उसका फल और अच्छा होगा। लेकिन कोई ग्रह अगर शुभ फल दे रहा है और शत्रु ग्रह के साथ बैठा हुआ है तो उसका फल कम हो जाएगा, शुभ फल में कमी आ जाएगी। अगर कोई ग्रह अशुभ है और वो अपने दुश्मन के साथ बैठा हुआ है, शत्रु के साथ बैठा हुआ है, तो उसका फल कमजोर हो जाएगा। और अगर कोई ग्रह अशुभ है और अगर वो मित्र ग्रह के साथ बैठा हुआ है तो उसका फल और भी खराब हो जाएगा, और भी अशुभ हो जाएगा। तो यही नियम है। इसके अलावा
यहाँ तक ठीक है, लेकिन अगर सूर्य के साथ अगर राहु बैठ जाता है तो सूर्य पहले घर में बैठा हुआ है तो फल तो अच्छा देता, लेकिन राहु के बैठने से कारण इसके फल में कमी आ जाएगी। तो वहां आपको क्या उपाय करना है ये बाद में बताया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए आगे देखते हैं किस्मत का ग्रह कैसे निकालेंगे। लेकिन एक चीज जान लीजिए, आपको किस्मत के ग्रह का जो भी ग्रह निकलेगा उसके चीजों का दान कभी नहीं करना है। उसके चीजों का आप व्यापार कर सकते हैं, उससे आपको लाभ होगा, लेकिन उस चीज का कभी दान नहीं करिएगा। ये नोट कर लीजिए। अब देखिए किस्मत का ग्रह कैसे निकलता है, आप अपने कुंडली में कैसे निकालिएगा। तो ये स्टेप वाइज है, जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा। जहां भी आपका निकल जाएगा पहले आ जाएगा। अगर पहला ही बार में आ जाएगा तो दूसरा स्टेप को फॉलो नहीं करना। अगर दूसरा में आया तो दूसरा के बाद के स्टेप को फॉलो नहीं करना। वहीं खत्म हो गया, वहीं आपका निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे निकलेगा। चौथा घर, सर्वप्रथम आप देखिएगा, अगर चौथा घर में बृहस्पति बैठा हुआ होगा तो बृहस्पति आपके किस्मत का ग्रह होगा। अगर यहाँ नहीं बैठा हुआ है तो पहला घर में अगर सूर्य बैठा हुआ होगा तो वो आपके किस्मत का ग्रह होगा। यहाँ भी नहीं होगा, मान लीजिए आपको मिला तो 10वां घर में अगर मंगल बैठा हुआ होगा तो वो आपकी किस्मत का ग्रह होगा। यहाँ भी नहीं मिला तो 7वां घर में अगर शनि बैठा हुआ होगा तो वो आपके किस्मत का ग्रह होगा। मान लीजिए यहाँ भी नहीं मिलता तो दूसरे घर में अगर चंद्रमा बैठा हुआ होगा तो वो आपके किस्मत का ग्रह होगा। यहाँ भी नहीं मिलता तो 12वें घर में अगर शुक्र बैठा हुआ होगा तो वो आपके किस्मत का ग्रह होगा। अगर यहाँ भी नहीं मिला तो 6ठे घर में अगर बुध बैठा हुआ हो, अगर ये भी नहीं मिला तो 3रे घर में देखिए राहु बैठा है कि नहीं। अगर वो भी नहीं मिलता है तो 9वें घर में देखिए केतु बैठा है कि नहीं। ये भी नहीं मिलता है तो देखिए कि 9वें और 12वें घर में बृहस्पति बैठा हुआ है तो बृहस्पति आपके किस्मत का ग्रह होगा। यहां भी नहीं मिला तो देखिए 5 में अगर सूर्य बैठा हुआ है तो ये आपकी किस्मत का ग्रह होगा। अगर यहां भी नहीं मिलता तो 4 में देखिए चौथा घर में कि चंद्रमा बैठा है कि नहीं है। आगे जाइए 1 और 8 में देखिए मंगल बैठा हुआ है कि नहीं है। तो 2 और 7 में देखिए शुक्र बैठा हुआ है कि नहीं। यहां भी नहीं मिला तो 3 और 6 देखिए बुध बैठा हुआ है कि नहीं। तो आगे बढ़िए 10 और 11 में देखिए शनि बैठा हुआ है कि नहीं। या तो 10 में बैठा हो या तो 11 में बैठा हो। यहां भी अगर नहीं मिलता तो देखिए 9वें घर में जो भी ग्रह होगा वही आपकी किस्मत का ग्रह होगा। अगर 9वां घर भी खाली होगा तो 3रे घर में देखिए जो ग्रह होगा वही किस्मत का ग्रह होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। जो यहाँ मैं 9वें स्थान से जो बताना चालू किया है कि जो भी ग्रह मिल जाए उसमें क्या आपको देखना और है। अब मान लीजिए 3रे में भी कोई ग्रह नहीं तो 11वें घर में देखिए जो ग्रह होगा। 11वां भी अगर खाली है तो 5वां देखिए, जो भी ग्रह 5वां में होगा वही किस्मत का ग्रह होगा। अगर 5वां भी खाली है तो दूसरा देखिए। अगर दूसरा भी खाली है तो 6ठा देखिए। अगर 6ठा भी खाली है तो 12वां देखिए। अगर 12वें घर में भी कोई नहीं है तो 8वां घर देखिए। आपको कहीं ना कहीं आपको अपनी किस्मत का ग्रह मिल जाएगा। लेकिन एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि अगर वो ग्रह अशुभ है वहां तो वो आपके किस्मत का ग्रह नहीं हो सकता। इसीलिए आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट स्टेप बढ़ जाइए। जहां से आपको हम बताएं, जहां से घर में अगर कोई ग्रह हो उस स्टेप से। अब देखिए मान लीजिए कोई 2 ग्रह अच्छा मिल जाए तो क्या करिएगा। 2 ग्रह तो किस्मत का ग्रह नहीं होगा, एक ही होगा। तो दोनों में एक कौन सा होगा। तो ये सिलसिलेवार ढंग से देख लीजिएगा कि पहले बृहस्पति, फिर सूर्य, उसके बाद चंद्रमा, उसके बाद मंगल, उसके बाद शुक्र, उसके बाद बुध, उसके बाद राहु, उसके बाद शनि, उसके बाद केतु। यानी अगर चंद्रमा और बुध आपको 2 ग्रह मिल जाता है किस्मत का घर का ग्रह में तो देखिए पहले आ रहा है चंद्रमा।
चंद्रमा के बाद मंगल, मंगल के बाद शुक्र, शुक्र के बाद बुध आता है, यानी बुध चंद्रमा के बाद आता है। तो चंद्रमा आपके किस्मत का ग्रह होगा। दोनों में से कैसे निकालें, तो यही तरीका है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। अब आइए देखते हैं टक्कर का ग्रह क्या है। किसी भी ग्रह से जो जिस भाव में बैठा हो, जिस घर में बैठा हो, वहां से 8वां घर में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वो ग्रह उस ग्रह को टक्कर मारेगा। यानी अगर पहले घर में कोई ग्रह है तो वो 8वें घर को टक्कर मारेगा। वहां जो भी ग्रह बैठा हुआ होगा उसको टक्कर मारेगा। अब देखिए, इसमें एक नियम है, जब दो ग्रह आपस में टकराएंगे तो दुर्घटना होगा। लेकिन अगर दो मित्र टकराते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एक मित्र और एक शत्रु टकरा जाता है, थोड़ा बहुत प्रभाव में अंतर आएगा। लेकिन अगर दो शत्रु ग्रह अगर आपस में टक्कर दे दिए तो फिर बाधाएं बहुत होगी। ये याद रखिए, फल बहुत ही ज़्यादा खराब होगा। तो यही नियम है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब नियम को आप लोग समझ गए होंगे। मैं आपको अब एक एग्जाम्पल पे बताऊंगा सारा चीज़। एग्जाम्पल वही रहेगा जो मैं हर बार लेता हूं। 10 मार्च 1977, जन्म का समय है 6:35 सवेरे, AM जिसको कहते हैं। जन्म कुंडली आप देख रहे हैं। जन्म कुंडली से भी बताया जा सकता है, लेकिन जन्म कुंडली से लाल किताब जन्म कुंडली बना लीजिए, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं। कैसे बनता है ये मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। सभी राशि का नाम हटा दीजिए, 1 2 3 4 जो लिखा हुआ है उसको हटा देते हैं और लगन को 1 से चालू कर देते हैं। फिर से 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज जैसे चलता है लिखा गया। ये आपका लाल किताब कुंडली तैयार होगी। तो अब देखिए, यहाँ इस कुंडली में देखते हैं पक्का घर। अब कंपेयर करते हैं। देखिए, शुक्र और केतु जहां बैठा हुआ वहां बृहस्पति का पक्का घर है। बृहस्पति जहां बैठा हुआ है वहां मंगल का पक्का घर है। शनि जहां बैठा हुआ वहां बृहस्पति का पक्का घर है। और चंद्रमा और राहु जहां बैठा हुआ वो मंगल और शनि का पक्का घर। मंगल जहां बैठा हुआ वो बृहस्पति का पक्का घर है। और सूर्य और बुध जहां बैठा हुआ है वह बृहस्पति और राहु का पक्का घर है। इसलिए इस कुंडली में कोई भी ग्रह पक्का घर में नहीं है। अब आइए देखते हैं 100 ग्रह। शुक्र और केतु जहां बैठा हुआ वहां शुक्र 100 ग्रह होता है। यानी शुक्र यहां 100 ग्रह अपने घर में बैठा हुआ। बृहस्पति जहां बैठा हुआ है वो बुध का घर है। बुध यहां 100 ग्रह होता है। शनि जहां बैठा हुआ वहां सूर्य 100 ग्रह होता है। चंद्रमा और राहु जहां बैठा हुआ है, देखिए वहां मंगल 100 ग्रह होता है। मंगल जहां बैठा हुआ है वहां शनि 100 ग्रह होता है। और सूर्य और बुध जहां बैठा हुआ है वहां बृहस्पति 100 ग्रह होता है। तो यानी शुक्र के अलावा इस कुंडली में कोई भी ग्रह 100 ग्रह नहीं, अपने घर में नहीं बैठा हुआ। अब उच्च का देखिए, केतु और शुक्र जहां बैठा हुआ है वहां चंद्रमा उच्च का होता है। बृहस्पति जहां बैठा हुआ वहां राहु उच्च का होता है। शनि जहां बैठा हुआ वहां कोई ग्रह उच्च का नहीं होता है। चंद्रमा और राहु जहां बैठा हुआ वहां भी कोई ग्रह उच्च का नहीं होता है। मंगल जहां बैठा हुआ वहां भी कोई ग्रह उच्च का नहीं होता। सूर्य और बुध जहां बैठा हुआ है वहां शुक्र उच्च का होता है। तो इस कुंडली में कोई भी ग्रह उच्च में नहीं बैठा हुआ है। अब देखिए, शुक्र और केतु जहां बैठा हुआ है वहां कोई भी ग्रह नीच का नहीं होता है। बृहस्पति जहां बैठा हुआ वहां केतु नीच का होता है। शनि जहां बैठा हुआ वहां कोई ग्रह नीच का नहीं होता है। चंद्रमा और राहु जहां बैठा हुआ है वहां चंद्रमा नीच का होता है, इसीलिए चंद्रमा आपके राशि में नीच का है। मंगल जहां बैठा हुआ वहां कोई ग्रह नीच का नहीं होता है। और सूर्य और बुध जहां बैठा हुआ है वहां बुध नीच का होता है। यानी आपके कुंडली में बुध भी नीच का है। यानी
शुक्र यानी आपके कुंडली में चंद्रमा और बुध दोनों नीच का है। अब देखिए, इस कुंडली में आपको देखना होगा कि किस ग्रह पर किसकी दृष्टि पड़ रही है और कितना दृष्टि पड़ रहा है। देखिए, 100% दृष्टि पड़ेगा तो पूरा फल, 50% थोड़ा कम, उसका प्रभाव उतना कम रहेगा, 25% पे और कम हो जाएगा। तो देखते हैं शुक्र और केतु ये दूसरे घर पे 8वें घर की दृष्टि पड़ती है। तो 8वें घर में चंद्र और राहु है, यानी शुक्र और केतु पर चंद्र और राहु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। अब देखिए, बृहस्पति जहां बैठा हुआ है वो तीसरा घर है और तीसरे घर पे किसी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ सकती है। शनि जहां बैठा हुआ वहां भी किसी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ सकती है। राहु और चंद्रमा जहां बैठा हुआ उस घर में भी 8वें घर में किसी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ती है। मंगल जहां बैठा हुआ है वहां तीसरे घर में जो भी ग्रह होगा, यहां बृहस्पति है, उसकी आधी दृष्टि पड़ेगी, यानी मंगल पर बृहस्पति की आधी दृष्टि पड़ रही है, 50%। और सूर्य और बुध जहां बैठा हुआ है वहां 6ठे और 8वें भाव की 1/4 25% दृष्टि पड़ती है। तो 6ठे भाव में तो कोई ग्रह नहीं है, लेकिन 8वें भाव में चंद्रमा और राहु है, इसीलिए सूर्य और बुध पे चंद्रमा और राहु की 25% दृष्टि पड़ रही है। अब देखते हैं कि इस कुंडली में किस्मत का ग्रह कौन सा है। देखिए, पहला क्या नियम था, चौथा घर में बृहस्पति है कि नहीं, तो यहाँ चौथा घर खाली। उसके बाद देखेंगे पहला घर, तो पहला घर में सूर्य है कि नहीं, सूर्य भी खाली है। उसके बाद 10वां घर देखेंगे, 10वां घर में मंगल है कि नहीं, तो 10वां घर भी खाली है। तो फिर देखेंगे 7वां घर, 7वां घर में शनि है कि नहीं, तो शनि है भी नहीं, खाली है 7वां घर। तो अब इसके बाद का नियम देखते हैं, दूसरे घर में चंद्रमा है कि नहीं, दूसरे घर में शुक्र और केतु है। 12वें घर में शुक्र है कि नहीं, तो 12वें घर में देखिएगा तो सूर्य और बुध है इस कुंडली में। अब 6ठा घर में बुध है कि नहीं, 6ठा घर खाली। तीसरे घर में राहु है कि नहीं, यहाँ इस कुंडली में तीसरे घर में बृहस्पति है। 9वें घर में केतु है कि नहीं, 9वां घर यहाँ खाली है। अब 9 या 12 दोनों में से किसी में बृहस्पति है कि नहीं, यहाँ बृहस्पति तीसरे भाव में है, 9 और 12, 9 में 9 खाली है और 12वां भाव में सूर्य और बुध है, तो ये भी नियम नहीं लागू। तो इसके बाद देखेंगे 5वें भाव में या 5वां घर में सूर्य है कि नहीं, तो 5वां घर में कौन सा ग्रह है, शनि, ये भी नहीं लागू हो रहा। अब देखना चौथे घर में चंद्रमा है कि नहीं, तो चौथा घर खाली है। आगे आते हैं 1 और 8 घर में, पहला और 8वां घर में मंगल है कि नहीं, पहला घर तो खाली है और 8वां घर में चंद्रमा और राहु है, यानी मंगल है नहीं। फिर आगे बढ़ेंगे, दूसरा या 7वां घर में शुक्र है कि नहीं, तो यहाँ देखिए दूसरे घर में शुक्र और केतु है, यानी शुक्र है। तो शुक्र ही इस कुंडली में किस्मत का ग्रह होगा। अब हम आगे नहीं देखेंगे, यहीं पे हमारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो हम क्या देखते हैं, इस कुंडली में शुक्र किस्मत का ग्रह है। अब देखिए, इस कुंडली में देखते हैं सोया घर कौन कौन है। तो पहला घर खाली है और पहला घर अगर खाली रहेगा तो सोया घर होगा। देखिए, चौथा घर भी खाली है और चौथा घर खाली रहेगा तो सोया घर हो जाएगा। अब देखिए, 6ठा घर आपका खाली है, तो ये सोया कब होता है, जब दूसरा घर खाली होगा। तो दूसरे घर में शुक्र और केतु है, इसलिए 6ठा घर सोया घर नहीं हो सकता। 7वां घर खाली है, इसीलिए सोया ग्रह ये हो सकता है कब, जब पहला घर खाली है, और पहला घर खाली है इसलिए 7वां घर भी सोया घर है। 9वां घर आपका खाली है इस कुंडली में, तो 9वां घर अगर सोया घर होगा जब तीसरा और 5वां दोनों खाली होगा, लेकिन दोनों में ग्रह है, दोनों को
खाली होना था, लेकिन दोनों में गिरा है, एक में बृहस्पति एक में शनि है, इसीलिए सोया घर नहीं होगा। 10वां घर खाली है आपका कुंडली में, तो ये सोया घर कब होगा? जब चौथा घर खाली होगा। तो चौथा घर खाली है, यानी 1, 4, 7, 10 ये आपका सोया घर है। तो इसके प्रभाव को आपको अगर शुभ प्रभाव को लेना है तो इस घर के जो मालिक है, यानी एक का मालिक मंगल है, तो मंगल 11वें घर में है, तो उसका उपाय करना होगा। चौथा चंद्रमा, चंद्रमा का आपको उपाय करना होगा। चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है? 8वें घर में, लेकिन वहाँ ये नीच का है, उसका उपाय करना होगा। 7वां घर को अगर जगाना तो 7वां का मालिक होता शुक्र, शुक्र का उपाय करना होगा। और 10वां घर आपका होता है शनि, तो शनि का उपाय करना। आप देखेंगे कि कौन कौन ग्रह का उपाय करना होगा। अब देखिए ग्रह कौन कौन सोया हुआ है, इस पे ध्यान दीजिए। शुक्र आपका 100 ग्रह बैठा हुआ है, इसीलिए शुक्र सोया नहीं हो सकता, सोया ग्रह नहीं हो सकता है। अब देखिए दूसरे भाव में शुक्र और केतु बैठा हुआ है, तो क्या है कि एक नियम आपको बताया गया था, अगर 10वां घर खाली है तो दूसरा घर में जो भी ग्रह होगा तो सोया हो जाएगा, तो वो सोया ग्रह हो जाएगा। लेकिन क्योंकि शुक्र 100 ग्रह है इसलिए वो नहीं होगा, लेकिन केतु सोया ग्रह हो जाएगा। देखिए बृहस्पति, देखिए नियम, पहला ही नियम लग गया तो दूसरा तीसरा को देखना ही नहीं है। बृहस्पति तीसरे घर में है, और तीसरे घर को सोया होने के लिए 9वां और 11वां घर खाली होना चाहिए। तीसरे घर में जो ग्रह होगा वो सोया कब होगा? जब 9वां और 11वां घर खाली होगा, लेकिन 11वां में मंगल है इसीलिए सोया नहीं हो सकता है बृहस्पति। शनि 5वां घर में है, और 5वें घर के ग्रह को सोया होने के लिए 9वां घर खाली होना चाहिए। तो देखिए 9वां घर आपका खाली है, तो शनि भी सोया ग्रह है। अब आ जाइए 8वां घर चंद्रमा और राहु है, और 8वां घर को सोया होने के लिए 8वां घर में जो ग्रह है वो सोया कब होगा? जब दूसरा और 12 घर खाली होगा। तो दूसरे में भी शुक्र और केतु है, और 12 में सूर्य और बुध है, इसीलिए ये भी 2 ग्रह सोया नहीं होगा। अब देखिए मंगल कहाँ है? 11वां में। 11वां घर में ग्रह सोया कब होता है? जब तीसरा घर खाली हो। तीसरा में आपका बृहस्पति बैठा हुआ है, तो ये भी सोया नहीं होगा, सोया ग्रह नहीं होगा। अब 12वां में आप देखिए बैठा हुआ सूर्य और बुध, तो ये दोनों सोया कब होगा? सोया ग्रह जब 6 और 8 घर खाली होगा। तो 6 तो खाली है, लेकिन 8वें घर में चंद्र और राहु बैठा हुआ है, इसीलिए ये भी सोया नहीं होगा। तो आप देख लिए कि आपका सोया ग्रह केतु और शनि है। सोया घर 1, 4, 7 और 10 है, यही आपका निकला। अब देखते हैं, देखिए सूर्य 12वें भाव में बैठा हुआ है, इसीलिए शुभ। चंद्रमा अशुभ फल देगा, क्योंकि वहां नीच का है, 8वें घर में नीच का हो जाता है, और इसीलिए अशुभ फल देगा। मंगल न्यूट्रल फल देगा, 11वें घर में है इसीलिए। बुध खुद ही नीच का हो रहा है वहां पे, तो वो भी अशुभ फल देगा। बृहस्पति तीसरे घर में है, तो ये अभी अशुभ फल देगा। देखिए आप अपना टेबल पे देखिएगा तो सब चीज समझ में आएगा। शुक्र क्योंकि 100 गिरा है इसीलिए शुभ फल देगा। शनि अशुभ फल देगा, 5वां घर में है इसीलिए। राहु अशुभ फल देगा, 8वां घर में है इसीलिए। केतु शुभ फल देगा क्योंकि दूसरे घर में है। लेकिन सूर्य बैठा हुआ है, अब देखिए सूर्य बुध के साथ बैठा हुआ है, बुध के साथ इसका रिलेशन न्यूट्रल है, सम है, तो सूर्य शुभ ही फल देगा। चंद्रमा अशुभ है और राहु के साथ बैठा हुआ है, उसके साथ शत्रुता है,
यानी इसका फल थोड़ा कमजोर होगा अशुभ फल में। देखिए, अब बुध अशुभ है लेकिन अपने मित्र ग्रह के साथ बैठा हुआ है, सूर्य उसका मित्र होता है, तो बुध का फल बहुत ज्यादा अशुभ हो जाएगा। अब राहु चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है और चंद्रमा के साथ इसका रिलेशन अशुभ है, मतलब शत्रु है, तो अशुभ फल में ये शत्रु के साथ बैठा हुआ, तो इसका भी फल कमजोर हो जाएगा। यानी चंद्रमा और राहु दोनों का फल, अशुभ फल थोड़ा कमजोर होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के शत्रुता है। तो अब देखिए, शनि आपको अशुभ फल दे रहा है और शनि ग्रह सोया हुआ भी है। देखिए, गौर करिएगा जो आपको बताए थे, तो अब इसको जगाने का कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो वो खराब फल ही देगा। तो शनि का कोई उपाय ना करें। देखिए, इसी तरह आपको निकालना होगा, जजमेंट इसी तरह करिएगा कि किसका उपाय नहीं करना। सोया ग्रह है तो ऐसा नहीं है कि सबका उपाय कर दीजिएगा, लेकिन देखिए शनि अशुभ फल दे रहा है। अब देखिए ग्रहों की टक्कर कैसे है। शुक्र और केतु जहां बैठा हुआ, वहां से 8वें घर में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, इसीलिए कोई टक्कर नहीं होगा। बृहस्पति जहां बैठा हुआ है वहां से भी 8वें घर में कोई ग्रह नहीं है। शनि जहां बैठा हुआ है वहां से 8वें घर में सूर्य और बुध को ये टक्कर मार रहा है। सूर्य के साथ इसकी बनती नहीं है, मित्रता है नहीं, शत्रु है, और बुध के साथ इसकी मित्रता है, तो शत्रु को टक्कर मारेगा तो फल तो दोनों में बहुत खराब आएगा। लेकिन बुध के साथ उतना खराब नहीं आएगा। तो अब इसमें आपको क्या उपाय करना, तो सूर्य का उपाय ही कर सकते, शनि का आपको उपाय कर नहीं सकते। अब देखिए, चंद्रमा और राहु से 8वें में बैठा हुआ है बृहस्पति, बृहस्पति को टक्कर मार रहा, और ये न्यूट्रल है, बराबर है, सम, तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। मंगल से कोई ग्रह 8वें में नहीं है, और सूर्य और बुध से भी कोई ग्रह 8वें में नहीं है, तो कोई टक्कर नहीं होगा। तो यहां तक आप लोग सब समझ गए होंगे कि जजमेंट कैसे करना है। अगर ये चीज समझ गए हैं, मैं चाहा हूं कि आप लोग को सरलतम भाषा में समझाऊं। अगर आप लोग समझ गए हो, अगर ये भाषा सरल लगा हो, आसानी से समझ गए हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।